चलो डाइपोल का डिस्कशन हम कर रहे थे, अब डाइपोल का पार्ट 2 की बात करते हैं। और डाइपोल पार्ट 2 में हम इंटरैक्शन ऑफ डाइपोल इन फील्ड ये बात करेंगे। फिलहाल मैं पुराना पार्ट थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हमने जो पढ़ा शॉर्ट डाइपोल के लिए, पहला तो डाइपोल वेक्टर क्या है, चार्ज क्यू इनटू डिस्टेंस, सेपरेशन, और सेपरेशन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव वेक्टर। ये डाइपोल है, डाइपोल एक वेक्टर था और ये हमारा डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने रिजल्ट निकाले, वैसे हमने नॉर्मल बड़े डाइपोल के लिए भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमें इंडिविजुअली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। के क्यू 2a r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू इंटू ये लेंथ 2a है, ये 4a था, सॉरी, के क्यू इंटू 2a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे 3/2। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो यहां पोटेंशियल था 0 और यहां पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो के क्यू बाय आर माइनस ए आर प्लस ए 2a आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a, ये बनेगा। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 था, यहां ऐसा था, लेकिन हम इसकी बजाय इंटरेस्टेड थे जब ये डाइपोल छोटा हो। और शॉर्ट डाइपोल दैट मींस E इज वेरी वेरी मच लेस देन R। R जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहां A निग्लेक्ट करो, R टू दी पावर 4 R, R से R कट गया, R क्यूब, Q इंटू 2a P बन गया, तो ये बना 2kP बाय R क्यूब, और ये P वेक्टर के पैरेलल है। और ये डाइपोल के, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहां पैरेलल नहीं है, यहां भी पैरेलल ही है। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल आएगा, और यहां ये निकालते तो A निग्लेक्ट करते, यहां R क्यूब बनता, ये P बन जाता KP बाय R क्यूब। तो वेक्टर में हम ऐसे लिख सकते हैं। किसी जनरल पॉइंट पे लिखना हुआ, किसी भी थीटा पे, तो थीटा पे लिखेंगे तो डाइपोल का कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन, तो 2kP कॉस थीटा बाय R क्यूब। साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पलट गया, KP साइन थीटा बाय R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन थे। पोटेंशियल के कैलकुलेशन तो और भी आसान थे, क्योंकि यहां तो पोटेंशियल 0 है, यहां पोटेंशियल 2kP बाय आर स्क्वायर है, सॉरी KP बाय आर स्क्वायर, KP आर स्क्वायर ए स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, तो KP बाय आर स्क्वायर पोटेंशियल है। और यहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए सीधे ऐसे सोचिए, वंस अगेन वेक्टर, तो ये P का कॉस थीटा है, ये P का साइन थीटा है। इसकी वजह से तो पोटेंशियल आएगा नहीं क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है, लेकिन इसकी वजह से आएगा, तो ये फॉर्मूला KP कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला था। तो लगभग पिछली क्लास में हम ये चीज सीखे। तो इन जनरल जो हमारा रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा है। यहां से थीटा से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब रटो, जो करना है वो करो। ऑब्वियसली ये स्केलर है, तो P का मॉड है, यहां वेक्टर नहीं है, P का मॉड है, ठीक है। और P का cos थीटा, अगर आप इसको वेक्टोरियली समझना चाहें तो ये P डॉट R यूनिट वेक्टर लिखा है, समझ में आया? R वेक्टर इधर है, P वेक्टर इधर है, P डॉट R ही तो P cos थीटा है। तो या तो आप P लिखिए, मतलब P मैग्नीट्यूड है, cos थीटा ध्यान रखिए R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल है। इसका मतलब अगर हम इधर आते तो ये थीटा ऑब्ट्यूज होता, वोल्टेज नेगेटिव होता, इधर थीटा एक्यूट होगा, वोल्टेज पॉजिटिव होगा। और लॉजिकली बात सही है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वोल्टेज 0, इसके दाएं तरफ पॉजिटिव चार्ज के हम पास हैं, वोल्टेज पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव के पास हैं, वोल्टेज नेगेटिव। तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें जरूरत दोनों की पड़ सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वंस अगेन आपकी मर्जी, रिजल्ट रटिए, जो करना है वो करिए। 2kP cos थीटा बाय आर क्यूब, KP साइन थीटा बाय आर क्यूब।
P का cos थीटा जहां है उसके पैरेलल है, तो दरअसल ये R यूनिट वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, और ये वाला R यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसे टॉ यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर R के परपेंडिकुलर। टॉ कैसे? सर्कुलर में ये रेडियल वेक्टर होता है, ये टेंजेंशियल वेक्टर होता है, तो वैसे ही रेडियल के परपेंडिकुलर को मैं टेंजेंशियल वेक्टर लिख, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और थीटा वंस अगेन इसके और इसके बीच का एंगल है। ये लगभग हमारी पिछली क्लास का डिस्कशन था। अब हम डिस्कशन में अगला पार्ट लेते हैं, इंटरैक्शन ऑफ डाइपोल विथ फील्ड। इंटरैक्शन मतलब अगर हमने किसी डाइपोल को उठा के फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। अब जरा इसमें सोचिए, ये लगभग पॉइंट चार्ज जैसा चल रहा है। पहले जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हमने किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, k q बाय r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर, पोटेंशियल निकाला था k q बाय r। और दूसरा हमने डिस्कशन किया था कि पॉइंट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो हमने ये देखा था कि इस पे एक फोर्स आएगा कितना, QE, तो एक एक्सीलरेशन आएगा QE बाय m, और इसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल फोर्स आएगा। टॉर्क का कोई मतलब नहीं था क्योंकि पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क की कोई मीनिंग नहीं थी, फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं तो टॉर्क तो जीरो है। तो यहां हमने फोर्स की बात की थी, एनर्जी कितनी आएगी, तो एनर्जी हमने कहा था Q इंटू वोल्टेज, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, Q का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे यहां वोल्टेज अगर V होता तो Q इंटू V इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती, Q इंटू E इस पे फोर्स होता। तो जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कैलकुलेशन पड़ा एक पार्ट, दूसरा पार्ट आया इंटरेक्शन ऑफ चार्ज विथ फील्ड, तो देयर विल बी अ फोर्स, देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अब देयर विल बी टॉर्क, ये बात यहां नहीं उठी थी क्योंकि फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं, ये यहां उठेगी। तो हम एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान केस होगा। तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, मैं मान रहा हूं इस तरह, ये एंगल थीटा, ये लेंथ L, Q, Q माइनस। अब देखते हैं इस पे फोर्स कितना आता। तो फोर्स तो बिल्कुल आसान है, इस पॉइंट चार्ज पे आएगा कितना, QE, इस पे एंटी पैरेलल आएगा QE, तो फोर्स कितना आया, QE इस तरफ, QE इस तरफ, तो फोर्स कितना आया नेट, जीरो, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, और अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन तो जीरो होगा। मीन सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो है। लेकिन हमें यह तो समझ में आ रहा है टॉर्क तो आया है, टॉर्क तो इस पे आ गया है, कैसा, इस तरफ, और टॉर्क किसके अबाउट निकालेंगे, अंडरस्टूड है वो पॉइंट जो हिंज है, हिंज मतलब सेंटर ऑफ मास। या तो आपको टॉर्क निकालने के लिए या तो हिंज मिल जाए या फिर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं। तो ये टॉर्क किसके अबाउट है, अंडरस्टूड है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही वो पॉइंट है जो रेस्ट पे, ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। किसी और पॉइंट पे एक्सीलरेट कर रहा है तो स्यूडो आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया। अब टॉर्क कितना है, QE का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L का साइन थीटा, ठीक है, यहां बना देता हूं। तो इसका टर्निंग इफेक्ट ये इधर ले जाओ, ये लेंथ यूज होती, ये एंगल थीटा है, ये L/2 है, तो L/2 का साइन थीटा, तो QE इंटू L/2 का साइन थीटा, ये टॉर्क इस तरफ, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये भी टॉर्क इसी तरफ है और उतना ही और ऐड हो रहा है, तो इसको ट्वाइस कर दूं, तो ये आया QEL साइन थीटा, ये टॉर्क आया, ठीक है। लेकिन इसमें Q और L
ये तो P बन गया। Q और L का प्रोडक्ट P है, तो टॉर्क आया PE sin थीटा। लेकिन काम अभी छोटा सा बचा है। क्या? उसके पहले कम से कम मैग्नीट्यूड ही समझ लेते हैं कि थीटा जब 0 होगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो फोर्सेस ऐसे आएंगे और टॉर्क 0 आ जाएगा। थीटा 180 डिग्री होगा तो ये नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तब भी टॉर्क 0 आएगा। लेकिन थीटा 90 डिग्री पे टॉर्क सबसे बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स पूरा QE है और इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। किसी एंगल पे ये डिस्टेंस L से कम था, ये डिस्टेंस सबसे बड़ा, तो टॉर्क सबसे बड़ा 90 डिग्री पे। ठीक है, अब जरा ये देखिए कि टॉर्क एक स्केलर तो है नहीं, टॉर्क तो एक वेक्टर है। टॉर्क एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब उसकी डायरेक्शन आपने कही कि डायरेक्शन इसकी इस तरह है, मतलब आपने मान लो डायरेक्शन में लिख दिया क्लॉकवाइज, मान लेते हैं ऐसा लिख दिया। लेकिन जरा इस केस की बात करते हैं जब एंगल अभी भी थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब जरा टॉर्क देखिए, इस पे QE आता, इस पे QE आता, अब टॉर्क उतना ही आता QE इंटू L cos थीटा, L sin थीटा, सॉरी, ये आता टॉर्क। लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? इसकी डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहां क्लॉकवाइज थी। इसका मतलब एक यूनिक डायरेक्शन नहीं लिख सकते आप वहां पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हां, आप ऐसे सोच सकते हो कि टॉर्क की डायरेक्शन अगर लिखना है तो कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा कि टॉर्क इज ट्राइंग टू अलाइन डाइपोल पैरेलल टू फील्ड। स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं। डाइपोल का वेक्टर कहां है? मेरी उंगलियां जिस तरफ हैं, और ये वेक्टर इस तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ गई। यहां देखिए मेरी फिंगर्स इधर है डाइपोल के पैरेलल, टॉर्क वापस ला रहा है, तो मेरी फिंगर्स डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और मेरी फिंगर्स हमेशा इसके पैरेलल अलाइन हो रही है। सिर्फ इनमें नहीं, इवन आप चलो थीटा ऑब्ट्यूज बना लो इस पे, तो इस पे QE इधर आएगा, इस पे QE इधर आएगा। अब फील करिए कि टॉर्क क्या है। वापस से ये टॉर्क कुछ ऐसा है, इसको सीधे कर देगा। चलो अब देखें कि अगर ये कुछ ऐसा होता, कहां लिया मैंने, माइनस इधर प्लस इधर, तो इस पे QE इधर, इस पे QE इधर, ये भी वापस आ रहा है। और अगर मैंने ये कैसे ले लिया होता, इधर बदल दूं, नीचे की तरफ ऐसे, ये माइनस ये प्लस। अब देखो इस पे इधर ले चुका हूं, तो सभी केस में कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कहीं भी बना लो, ये माइनस ये प्लस इधर बनाया, माइनस प्लस इधर बनाया, प्लस माइनस इधर बनाया। ठीक है, कहीं भी बनाया, हर केस में डाइपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो या तो मेरे पास वेक्टर की जगह ये लिखूं कि टॉर्क ट्राइज टू मेक डाइपोल पैरेलल टू फील्ड, ये समझो कि टॉर्क किस तरह है कि डाइपोल को फील्ड के पैरेलल ले जाना चाह रहा है। ठीक, हालांकि हमारे पास इसका बेहतर जस्टिफिकेशन है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो अभी टॉर्क का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ देर बाद बात करेंगे। पहले मैं एक और चीज बात कर लूं, पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल एक मिनट, वेक्टर को समझ लीजिए अच्छे से कि डाइपोल अगर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो टॉर्क कैसा आएगा, इस तरह। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ले जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है, डाइपोल ऐसा है, तो डाइपोल को इस तरफ तो एंटी पैरेलल जाएगा, इस तरफ घुमाएगा, टॉर्क ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल ऐसा है, तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा। इसी में डाइपोल ऐसा है,
पैरेलल मूव करेगा। तो दो डायरेक्शन थी, या तो एंटी पैरेलल या पैरेलल, तो ये एंटी पैरेलल घूमने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे टॉर्क की वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। आखिरकार इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? प्लस क्यू V1 माइनस क्यू V2। ये समझ में आया? चार्ज क्यू वोल्टेज V1 पे, आखिरकार ये क्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये भी क्यू पोटेंशियल सरफेस है। चार्ज क्यू V1 पे रखा है, माइनस क्यू V2 पे रखा है। तो इसकी एनर्जी क्यू V1, इसकी माइनस क्यू V2, और दोनों की कंबाइंड एनर्जी हमारी एनर्जी। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू V1 माइनस V2। अब जरा देखें, इस सरफेस और इस सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एक्स है। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे वोल्टेज गिरता है। गिरता है मतलब कौन बड़ा है? V2 बड़ा है। तो V2 माइनस V1, V2 बड़ा है, और कितना गिर गया? E इंटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स कुछ और नहीं, L cos थीटा है, L cos थीटा। तो ये आया Q इंटू V1 माइनस V2, लेकिन ये V2 माइनस V1 है, तो माइनस E L cos थीटा, फिर से Q इंटू L बन गया। Q इंटू L क्या है? P इंटू E इंटू cos थीटा। और देखिए आंसर फिर से P के टर्म में आए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल P आया था, वैसे ही फोर्स, टॉर्क, एनर्जी सब कुछ P के टर्म में आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का वोल्टेज V1, इसका V2। V1 और V2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस। तो डेल्टा V माइनस ई डेल्टा एक्स है। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाओगे वोल्टेज गिरेगा, और कितना? और वहां छापा तो माइनस पी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, कॉस थीटा क्या है? P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसमें जरा इसको भी फील कर ही लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल इस तरह, तो यहां 90 डिग्री एंगल है। अगर 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 कितना होता है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। यू सिंबल यूज कर लेता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और सही बात है, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो Q का V और माइनस Q का भी V दोनों कट गए। अब जरा आप यहां देखिए, यहां हमारा एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट है। तो एक्यूट है तो cos थीटा पॉजिटिव है, लेकिन एनर्जी नेगेटिव है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में बात करें तो पॉजिटिव का पोटेंशियल लो है, ये पोटेंशियल हाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे वोल्टेज गिरता है। और तीसरा केस भी बना ही लेते हैं। तो यहां बात करें तो एंगल क्या है? फिर से एंगल देखिए, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है, ये थीटा है, और ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा नेगेटिव है, तो माइनस पी cos थीटा नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी कितनी आ गई? पॉजिटिव। और बात सही है, इस बार ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पे है तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, नेट एनर्जी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको पहले आप इत्मीनान से अच्छे से सोच लो। इस वाले को वीडियो वापस से रिवाइज कर लो। अगर आपको कहीं दिक्कत आई है, वीडियो पॉज करिए, इत्मीनान से खुद से सोचिए कि किस डाइपोल की लोकेशन के लिए एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, किसके लिए नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और शायद आप ये अंदाज लगा सकते हैं किसके लिए एनर्जी मैक्सिमम आएगी। एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी? जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, तभी तो माइनस और माइनस कटेगा।
तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब ये cos थीटा -1 मतलब थीटा 180। तो ये वाला वो केस है जहां एनर्जी मैक्सिमम है। और बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव सबसे ज्यादा पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो एनर्जी मिनिमम कब है? सोचो, जब cos थीटा 1 है और मिनिमम कितनी है -p, मैक्सिमम कितनी है p, और एनर्जी जीरो कब है? ये वो केस है जहां एनर्जी जीरो। ठीक, क्योंकि यहां दोनों सेम पोटेंशियल पे, यहां पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल, यहां पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे। तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां आ रहा है। तो आराम से इस चीज को फील करिए। अब हम इसी की मदद से यह समझ लेते हैं कि डाइपोल इस तरह है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अब मैं जो कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो डाइपोल की मिनिमम एनर्जी कब आई? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। यह मिनिमम एनर्जी का केस है। और अब आप ये टॉर्क की डायरेक्शन फील करिए। हर सिस्टम ये चाहता है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट मिल जाए। एवरी सिस्टम wants to attain minimum energy state position। और मिनिमम एनर्जी कब आ रही है? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इसीलिए इलेक्ट्रिक टॉर्क कैसे लग रहा है? टॉर्क इसकी एनर्जी को गिरा रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा थी एज कंपेयर टू दिस, सीधे हो जाएगा तो एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। तो ये फील करिए कि टॉर्क ट्राइज टू मेक डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड because this is the position where the potential energy of dipole is minimum। तो ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में भेजना चाह रहा है और बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। ग्रेविटी चीजों को नीचे गिराती है, समझिए। जैसे ग्रेविटी इधर है तो ग्रेविटी क्या करती है? चीजों को नीचे गिराती है। क्यों? नीचे पोटेंशियल एनर्जी लो है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाई है। तो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी गिराना चाहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने चार्ज को छोड़ दिया तो किस तरफ भागेगा? इस तरफ। तो जहां भाग रहा है वहां पोटेंशियल क्या है? लो। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है। इसी में शायद आप नेगेटिव फील कर पाओ कि नेगेटिव उल्टा भागता है। अब इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। नेगेटिव उल्टा क्यों भाग रहा है? क्योंकि एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा एनर्जी के कैलकुलेशन में। तो ये बड़ा नेगेटिव है, ठीक है, सॉरी, यहां क्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जा रहा है? ऐसे सोचिए, -q इंटू, उल्टा लिख दिया मैंने, हाई लो हाई। यहां -q इंटू लो, -q इंटू हाई। ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका है लेकिन साइन नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरती है। पॉजिटिव इस तरफ जाएगा क्योंकि इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी गिरती है। तो पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मास ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाता है। तो कैसे भी आप सोचिए, हमेशा सिस्टम अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट देगा। ठीक है, तो ये भी आराम से पॉज करके बिल्कुल कॉमन सेंस बनाइएगा, खुद से सोचिएगा, तो आपको ये टॉर्क की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये फॉर्मूले में E वेक्टर है, P वेक्टर है, तो कुछ तो करेक्शन लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला शायद आप डायरेक्ट सोच पाओ, -P.E वेक्टर फॉर्म में। अब -P.E करूंगा तो अपने आप इसके अंदर cos थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि थीटा इन्हीं के बीच का तो एंगल है, और अपने आप ये स्केलर भी बन गया। मजेदार चीज थी। यहां और बन जाए तो मजा आ जाएगा। अब P और E दोनों वेक्टर हैं, आंसर भी हमें वेक्टर चाहिए और बीच में साइन थीटा भी चाहिए। और ये भी शायद सोच लिया होगा कि P क्रॉस E कर दो तो मजा आ जाएगा।
तो P क्रॉस E करने पे जो टॉर्क आएगा वो P sin थीटा आएगा। सही बात है, मैग्नीट्यूड तो सही है, डायरेक्शन भी सही है, ये समझते हैं। ये डाइपोल इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो टॉर्क कैसा है, ऐसा। और दरअसल इस टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। फिंगर्स रोटेशन की टेंडेंसी कैसी है, ऐसे ऐसे फिंगर कर्ल करो, थंब जहां आएगा, थंब कहां है, इनटू द प्लेन, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी है, इनटू द प्लेन। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल ऐसा है। अब ये सीधे अलाइन करने की कोशिश कर रहा है ऐसे, और अब जरा इस रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर लिए, करिए, थंब बाहर आया, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन ये है। और सही बात है, P क्रॉस E, P का E के साथ क्रॉस ऊपर ही तो है, P का E के साथ क्रॉस नीचे ही तो है, P क्रॉस E नीचे, P क्रॉस E ऊपर। तो दरअसल टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। हालांकि हमारा मैक्सिमम केसेस में काम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से चल जाएगा, या इससे कि टॉर्क किस तरफ है, डाइपोल को E के पैरेलल अलाइन कर रहा है, वही बना दो। फिर भी ये समझे तो बेहतर है कि टॉर्क की डायरेक्शन किस तरह लेते हैं। तो अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में टॉर्क भी है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का तो लफड़ा ही खत्म हो गया, फोर्स तो आया 0। और आप ये डायरेक्ट भी सोच पा रहे थे, प्रूफ हमेशा समझिएगा कि हम कैसे सोच पा रहे थे, ये माइनस है, ये प्लस है, इस पे इधर आएगा, इस पे इधर आएगा फोर्स, टेंडेंसी वापस आ रही है, एनर्जी नेगेटिव है, और टॉर्क हमारा रिस्टोरिंग है। यहां देखिए, इस पे QE इधर, इस पे QE इधर, अपने आप समझ में आ गया टॉर्क इधर है, फोर्स कटेगा, इक्वल एंड अपोजिट है, और एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, इनिशियली थोड़ा अजीब सा लगता है डाइपोल, लेकिन इत्मीनान से आराम से वीडियो पॉज करो, हर चीज को कॉमन सेंस बनाओ, ठीक है, और जब कॉमन सेंस बन जाए तो इसको रिज्यूम करो। चलो कुछ एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल डाइपोल होता 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मिली कूलम मीटर, मिली कूलम मीटर। फाइंड फोर्स, टॉर्क एंड एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप किलो न्यूटन पर कूलम। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इस बार देखिए अगर आप वेक्टर फॉर्म नहीं बनाते तो बहुत मुश्किल हो जाता सोचना। फोर्स तो चलो महाटप्पा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q पे जितना फोर्स आएगा उतना ही माइनस Q पे आएगा, कट जाएगा। खास बात देखिए, मैंने Q और माइनस Q नहीं दे रखे, मैंने सेपरेशन भी नहीं दे रखा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डाइपोल के फॉर्मूले डाइपोल के फॉर्म में ही है, चार्ज Q और लेंथ की जरूरत नहीं है। अब हमने टॉर्क देखा, तो टॉर्क के लिए सीधे हम क्या करेंगे, P क्रॉस E, ठीक है, क्योंकि आप वैसे करते P साइन थीटा निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेते, और वेक्टर तो सही मिलेगा जब हम ऐसे लिखेंगे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, लेकिन ये किस में है, मिलीकूलम में, 10 पे माइनस 3 क्रॉस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इंटू किलो 10 पे 3, और टॉर्क का मतलब न्यूटन मीटर। अच्छी बात है, ये दोनों तो कट गए, तो ये बना इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो i j k 2 3 माइनस 1 2 4 माइनस 5। उम्मीद है याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर i j k, i के साथ कितना आया, माइनस 15 माइनस 4 11 नेगेटिव का, j कैप के साथ कितना आया, तो माइनस j कैप के साथ, माइनस j कैप माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, और यहां पे बना माइनस 12 माइनस 8। k कैप के साथ कितना आया, 8 और 5 सॉरी 6 2 k कैप, तो माइनस 11 i कैप
प्लस 8J कैप प्लस 2K कैप। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये निकालने के लिए आप बाद में क्रॉस चेक कर लो सही किया कि नहीं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है तो ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके भी। इसके परपेंडिकुलर चेक करते हैं तो डॉट लो इसके साथ। -11 इंटू 2 -22, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू -1 -2। सही है, डॉट 0 आ रहा है। इसके साथ डॉट चेक करो, -22 प्लस 32 -10, ये भी 0 आ गया, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। तो आंसर आया न्यूटन मीटर। टॉर्क एक वेक्टर है, आंसर वेक्टर में है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, तो ये डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस के का डॉट 2i प्लस 4j माइनस 5k के साथ। 10 पे -3 और 10 पे 3 मैंने काट दिए, तो आंसर आ गया जूल में। 2 और 2 4, 12 प्लस 5 21 जूल। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो शायद ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूले का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। और खासकर ये बात कि हमें चार्ज की और डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है, डाइपोल हम सीधे ही निकाल ले रहे हैं, सिर्फ डाइपोल वेक्टर चाहिए हमें। एग्जाम्पल 2, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एक डिस्क है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। डिस्क पे ये डिस्टेंस 2r q q, म्यू इनफ, मास m, रेडियस r। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E, और कहां राइट वर्ड है ना, इज स्विच्ड ऑन, फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन। और भी पूछ सकता हूं मैं, मिनिमम म्यू टू प्रिवेंट स्लिपिंग। अब जरा ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं तरफ स्विच ऑन किया है, तो एक फोर्स इस पे आया होगा QE, एक इस पे आया होगा QE। या तो आप इसको दो फोर्स से मानो, या तो आप दो फोर्स लगाओ और फिर टॉर्क निकालो, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट तो 0 है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इमेजिन करिए इसी के अबाउट घूमना चालू कर देता, एक्सीलरेशन 0 रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है, और ये इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चालू कर देगा। अगर फ्रिक्शन 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास मतलब ये ऐसे घूमेगा, इस तरह अपनी जगह पे ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन इनफ है तो इंटरेस्टिंग बनेगा। फ्रिक्शन इनफ है तो इस पे ये रोटेशन की टेंडेंसी पीछे है, तो फ्रिक्शन इस पे आएगा आगे, तो ये फॉरवर्ड जाना चालू करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो आगे मूव करेगा। तो अब हम सॉल्व करते तो इसका एक्सीलरेशन ए लेते, इसका ये अल्फा लेते, फ्रिक्शन इस पे आगे आता। ट्रांसलेशन की इक्वेशन तो F इक्वल टू एम है, लेकिन जब हम रोटेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें वो फोर्सेस लेने पड़ेंगे दोनों। ट्रांसलेशन में भले ना लिखो, कट जाएगा। अब इस पॉइंट के अबाउट अब टॉर्क देखिए कितना है। टॉर्क देखें तो QE का इधर, इस QE का इधर, तो QER प्लस QER दोनों जुड़ गए, माइनस FR इज इक्वल टू I अल्फा, और डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर अल्फा। अब आप चाहें तो इस टॉर्क को
P क्रॉस E भी लिख सकते थे, क्योंकि आखिरकार एक डाइपोल ऊपर है। टॉर्क में ये सोचिए कि डाइपोल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो टॉर्क P क्रॉस E आता, तो PE sin 90 बनता, और P कितना है, Q इंटू 2R। और टेंडेंसी क्या है, ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर रहा है, मतलब डाइपोल को ऐसे घुमा रहा है। और आप इंडिविजुअली भी देखिए, QER QER 2QER, और टेंडेंसी कैसी है, ऐसे। फ्रिक्शन की टेंडेंसी उल्टी तरफ। तो दूसरी इक्वेशन ये है, इसको इधर छाप दो, तो QER का ट्वाइस माइनस FR इज इक्वल टू हाफ M। R अल्फा ही A है क्योंकि रोलिंग की कंडीशन है, तो एक R से एक R काट दिया, MA की वैल्यू वो फ्रिक्शन उठा के छाप दो, तो 2QER इज इक्वल टू R काट दिया, F प्लस F बाय 2, F इज इक्वल टू 4QE बाय 3M, 3 फ्रिक्शन की वैल्यू ये बना, ये 3F बाय 2, 4Q बाय 3, QE बाय 3 फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब ये फ्रिक्शन की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन तो ma है, तो पहले पार्ट का आंसर F इक्वल टू ma 4QE बाय 3M। दूसरे पार्ट का मिनिमम म्यू फॉर रोलिंग, तो नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी mg है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg है, और फ्रिक्शन हमारा आया था 4QE बाय 3, F शुड बी मोर देन और इक्वल टू म्यू n, तो म्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4QE बाय 3mg। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक सिमुलेशन आपको बिल्कुल इसी क्वेश्चन का सिमुलेशन दिखा देता हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा फील आए कि ये मोशन हो कैसी रही है। गौर से देखिएगा सभी की डायरेक्शंस में। एक मिनट, थोड़ा और रब कर दूं। अब देखिए, यहां पे मैं ये सिमुलेशन दिखा रहा हूं, ये डिस्क है, उस पर नीचे एक माइनस क्यू चार्ज है, ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों डिस्क से क्लैम्प्ड है। ठीक है, फ्लोर पे रखी हुई है, इनिशियली कोई फोर्स नहीं, डिस्क इक्विलिब्रियम पे है, mg नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। ठीक है, अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं तरफ स्विच ऑन कर दिया। अब जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, अभी सिमुलेशन रन नहीं कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, तो QE उधर, माइनस QE इधर, नॉर्मल रिएक्शन ये सब कट गए, मतलब नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है, और अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास तो एक्सीलरेट नहीं करने वाला है, तो क्यों ना पहले सिमुलेशन यही देख लेते हैं। म्यू जीरो रखो, म्यू जीरो रखा। अब देखिए सिमुलेशन ध्यान से, सेंटर ऑफ मास तो नहीं हिल रहा है, लेकिन ये कुछ अजीब सा हुआ, सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा है, लेकिन ये डिस्क ऑक्सीलेट करना चालू कर दी, और शायद वजह समझ पा रहे होंगे कि ये QE के टॉर्क की डायरेक्शन बदल गई है। अब मैं इसको आपको जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं कि ये हो क्यों रहा है। तो सिमुलेशन में तो देख लिया मोशन क्या हो रही है, अब मैं यहां क्या दिखा रहा हूं, ये QE है, ये QE है। एक स्टेट थी, ये वो था जहां ओमेगा जीरो है। अब आपने दूसरी स्टेट यहां देखी, जब ये ऐसा बना, यहां पे ओमेगा मैक्सिमम था। तीसरी स्टेट आपने देखी जब ये अगला 90 घूम गया, जहां ओमेगा वापस से जीरो है, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसा। तो यहां टॉर्क इस तरह था, यहां टॉर्क इस तरह था, यहां टॉर्क जीरो था। तो यहां से जब ये सीधा हुआ, यहां से आते आते टॉर्क हमेशा ही क्लॉकवाइज था, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। इसके बाद जब हमने टॉर्क देखा, इसके बाद तो टॉर्क पलट गया, पलट के फिर से यही स्थिति बनेगी। इसके बाद का स्टेप बनाया नहीं, लेकिन वो ये होगा, इस तरफ ओमेगा मैक्स आएगा, इसके बाद ये होगा, ये एक पीरियोडिक मोशन होगी।
अब यहां थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये ओमेगा मैक्सिमम आया तो इसके पास ये एनर्जी आई कहां से, किसने वर्क किया। नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क कर नहीं सकता, वर्टिकल है हमेशा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। एमजी वर्क नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा जहां था, सेंटर ऑफ मास की हाइट तो बदली ही नहीं है, इवन सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया, तो इकलौता एक ही बचा, फ्रिक्शन है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया है और बात बिल्कुल सही है। जरा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, तो ये वो केस है जहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। क्यों? डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो P डॉट E का नेगेटिव यही एनर्जी होती है, कितनी है? 0। यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जरा यहां देखिए, डाइपोल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE इंटू 1 cos 0। ये वो केस है जब एनर्जी मिनिमम होती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यहां वापस गए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। यहां वापस गए पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, तो 0 से माइनस PE पोटेंशियल एनर्जी गिर गई, काइनेटिक बढ़ गई, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, काइनेटिक घटी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और जब पोटेंशियल वापस से रिगेन हो गई 0, काइनेटिक 0। यहां से फिर देखिए पोटेंशियल में लॉस हो रहा है, काइनेटिक में गेन हो रहा है, तो शायद ये जस्टिफाई हो रहा होगा कि इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज प्रोवाइडिंग इट काइनेटिक एनर्जी, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड बैक टू पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए ऑक्सीलेशन है। ठीक है, तो अब मैं यही सिमुलेशन फिर से दिखा रहा हूं और अच्छे से देखिएगा, थोड़ा स्लो रन करूंगा। ग्राफ पे देखिएगा पोटेंशियल और काइनेटिक के और करेस्पॉन्डिंग स्टेट पे। ठीक है, तो वापस से मैं सिमुलेशन पे आ रहा हूं, तो देखिए वही सिमुलेशन है, देखो दिख गया। अब मैं इस सिमुलेशन को इसी स्टेट से रन कर रहा हूं और नीचे ये ग्राफ भी है काइनेटिक और पोटेंशियल का। इसका मतलब मैं अब काइनेटिक और पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू भी बता सकता हूं इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। क्यों? इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस PE cos 0 डिग्री, माइनस PE। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, माइनस PE cos 90। काइनेटिक कितनी है? 0, तो यहां काइनेटिक कितनी है? हाफ I ओमेगा मैक्स स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस PE प्लस हाफ I ओमेगा मैक्स स्क्वायर, और P कितना है? Q इंटू 2R। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हाफ mr स्क्वायर, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओमेगा मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। पूछा नहीं, लेकिन ओमेगा मैक्स हम निकाल सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ओमेगा मैक्स कैसे निकाला और हमने फील कैसे किया, इस दौरान हो क्या रहा है। अब हम दूसरा सिमुलेशन बात करते हैं कि जब रोलिंग होगी उस समय क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो इस बार मैं ये जगह भी खाली कर देता हूं, सिमुलेशन हम थोड़ा यहां से प्ले करेंगे क्योंकि स्फीयर मूव करेगा। अब देखिए ये सिमुलेशन दिख रहा है। अब मैं पहले ग्राउंड का फ्रिक्शन सेट कर देता हूं और ग्राउंड का मैंने फ्रिक्शन यहां सेट कर दिया। अब हम सिमुलेशन रन कर रहे हैं और फ्री बॉडी डायग्राम में एक नई चीज आपको फ्रिक्शन दिखने वाली है। तो मैं सिमुलेशन रन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और फिर से ग्राफ देख सकते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक के, आपको सीधे समझ में आएंगे। देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर मैं दिखा देता हूं, कैलकुलेशन देखिएगा। सिमुलेशन आप देख चुके हैं, अब मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। यहां से ओमेगा मैक्स का, तो ये वो केस है जहां ओमेगा 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, फ्रिक्शन लगेगा जब लगेगा,
यहां से इस स्टेट के बीच में मैं बात करता हूं, यहां से इस स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है। काइनेटिक एनर्जी चूंकि ओमेगा मैक्स आ चुका है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ओमेगा वाली नहीं है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी दो है, v और v बाय आर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसी को हाफ एम वी स्क्वायर, आई कितना है हाफ एम आर स्क्वायर, v बाय आर का होल स्क्वायर, 3/4 एम वी स्क्वायर, रोटेशन और काइनेटिक का कॉम्बिनेशन। और फ्रिक्शन तो वर्क कर नहीं रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक प्लस डेल्टा पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, मैंने पोटेंशियल लिख लिया, इसीलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लिखा। चलो, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल, सेंटर ऑफ मास की हाइट बदली नहीं, ये दो कर नहीं रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। ग्रेविटी क्यों नहीं कर रहा है, वर्टिकल मोशन ही नहीं है सेंटर ऑफ मास की। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 3/4 एम वी स्क्वायर, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां जीरो थी, यहां माइनस पी थी, तो प्लस माइनस पी माइनस जीरो, तो 3/4 एम वी स्क्वायर, और पी को लिख सकते हैं Q इंटू 2R इंटू ई। ये हमारा V मैक्स का एक्सप्रेशन था, कुछ नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉस जब फ्रिक्शन नहीं था तो प्योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में जा रहा है, जब फ्रिक्शन था तो दो जगह जा रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। तो फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन भी हो पा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें समझ में आया होगा कि हमने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट रोटेशन का ही था, बस एक नई चीज हमने डाल दी कि यहां पे एक नया एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका मिल गया। चलो, तो दो क्वेश्चन करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड थीटा सच दैट पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो। अब देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके पास आएंगी, किस थीटा पे इक्विलिब्रियम होगा, और उनमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम किस थीटा पे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है जिस पे मैंने 3 चार्जेस रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पूछा है, हाँ, इसका भी मास m है, प्लेट का मास भी m है, और इन तीनों चार्जेस का मास भी इक्वल। हाँ, चार्जेस डिफरेंट है, QQ माइनस 2Q। अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे रिजिडली क्लैंप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको बताना है इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, ग्रेविटी तो है नहीं, एंड टॉर्क अंडरस्टूड है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क है। इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ये मोशन करेगा तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितनी होगी। ठीक है, और चाहे तो मैं लिख सकता हूं इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, एंगुलर एम्पलीट्यूड, ऑक्सीलेट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो करिए, हो जाए तो वापस वीडियो पे आइए। चलो, पहला क्वेश्चन ये सीधे लगभग फॉर्मूला बेस था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब होगी जब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होगा, 90 पे और 270 पे। मैं थीटा 0 से 360 के बीच का बात कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब कॉस थीटा -1 होगा, थीटा पाई होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब कॉस थीटा 1 होगा, थीटा 0 या 360 डिग्री, एक ही बात है। टॉर्क 0 कब होगा, तो अब टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का। टॉर्क 0 जब साइन थीटा 0, तो थीटा 0 पे और 180 पे। टॉर्क मैक्सिमम पूछा नहीं है, लेकिन टॉर्क मैक्सिमम आएगा 3π/2 और π/2 पे। जब साइन थीटा 1 या -1 होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, पूछा नहीं हालांकि। फोर्स 0, आंसर ऑलवेज, फोर्स तो हमेशा ही 0 है। अब देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी वो है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे फोर्स और टॉर्क भी 0 चाहिए,
तो टॉर्क जीरो है, लेकिन दो बार, फोर्स तो हमेशा ही जीरो है। टॉर्क जीरो दो जगह, एक बार जीरो पे, एक बार 180 डिग्री पे। लेकिन जीरो वो केस है जहां पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मिनिमा था, पाई वो केस है जहां पोटेंशियल एनर्जी का लोकल मैक्सिमा था। और एनर्जी के लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे इक्विलिब्रियम आता है, तो मैक्सिमा पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। तो अनस्टेबल आया पाई पे, स्टेबल आया जीरो, मतलब अगर ये ऑक्सीलेट करेगा तो इसके अबाउट ऑक्सीलेट करेगा। चलो अगला डिस्कशन, सेकेंड पार्ट में। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस इसमें आपको सिंपली क्या समझना था कि आखिरकार ये एक डाइपोल है, माइनस और क्यू का पेयर, एक पी इधर है, माइनस और क्यू का पेयर एक पी इधर है, तो डाइपोल कहां है ये। और शायद समझ गए P√3, P कितना है QL, P कितना है QL, माइनस और प्लस QL, QL तो P√3। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कि एक डाइपोल P√3 मतलब QL√3 का डाइपोल ऐसे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ऑब्वियसली इसके लिए ये एंगल कुछ और नहीं 30 डिग्री है, ये मिड पॉइंट से पास होगा, एंगल 30 डिग्री है, तो डाइपोल 30 डिग्री पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस पी डॉट ई माइनस पी ई कॉस थीटा, पी कितना है QL√3, ई कॉस थीटा कितना है √3/2, तो ये बना QEL 3/2, ऑब्वियसली नेगेटिव। ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली टॉर्क कितना है P क्रॉस ई, तो P कितना है, तो P साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, P है QL√3 इंटू E इंटू साइन थीटा, और ये डायरेक्शन आई क्लॉकवाइज। वैसे बेहतर है टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। इनिशियली एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इनिशियली अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अंडरस्टूड है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही वो पॉइंट है जो पक्का रेस्ट पे। तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है निकाल चुके हैं हम, QL√3E/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इसको तीन हिस्सों में तोड़ लो, इसका लिख सकता हूं मैं मास m/3, और इसका आता है ये परपेंडिकुलर वाला 1/2 mh²। याद दिलाता हूं, एक ट्रायंगल का किसके अबाउट, लेकिन एक्सिस कैसी, हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है वो 1 मिनट समझना जरूरी है। ये ऐसे मूव करेगा इस प्लेन में, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो मुझे ये वाला चाहिए। और ये वाला निकालने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहां देखिएगा, उसके पहले एक इसी को मैं सिमुलेट करके दिखा देता हूं। ये छोटी सी मैंने जगह बना ली है, यहां पे मैं इसका सिमुलेशन प्ले करके दिखा रहा हूं, ठीक है, एक हल्का सा फील हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये तीनों चार्जेस हैं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है। अब मैं सीधे सिमुलेशन रन कर रहा हूं, और जो ही सिमुलेशन रन कर रहा हूं इसकी मोशन देखिएगा, इस तरह ऑक्सीलेट कर रहा है। तो पहले अब मैं पॉज करके रीसेट कर रहा हूं, रीसेट करते हैं, इनिशियली कंडीशन देखते हैं। तो इनिशियली ये तिरछा था 30 डिग्री पे डाइपोल, तो इनिशियली यहां अलग से बना देता हूं, इनिशियली ये कुछ ऐसे था, अब बीच में आया जब ये कुछ इतना घूम गया, यहां पे ओमेगा मैक्स है, और फाइनली ये ऐसे हो गया। तो ये इससे इसके बीच में, मतलब ये ट्रायंगल इससे इसके बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ये बनाया इधर है लेकिन कर अपनी जगह पर है ऐसे, तो ये इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है और ये फील हो गया होगा।
सेंटर मास अपनी जगह है, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में ऑक्सीलेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा फील आ गया होगा सिमुलेशन से, और ओमेगा मैक्स भी समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। चलो अब हम देखते हैं मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। उसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का इसके अबाउट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहले मैं इसके अबाउट निकालूं, ठीक है। अब इसके अबाउट कैसे निकलेगा, तो इससे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, एक ये, और ये दो जोड़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके अबाउट कितना आएगा, तो शायद आपको ये याद होगा, ये L/2 है, ये 1/6 m L/2 का होल स्क्वायर, इसके अबाउट 1/6 आता है। इसके अबाउट आता है 1/12 m L√1/2 सॉरी होल स्क्वायर। ट्रायंगल का इसके अबाउट, ये अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, इसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट, ये अगर हाइट h है तो ये 1/2 mh² आता है, ठीक है। लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट, और ये कोई लेंथ b है, तो ट्रायंगल का 1/6 mb² आंसर आता है, ठीक है। चलो तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आपकी मर्जी कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का समेशन, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका और इसका समेशन, तो इसका है 1/2 m L√3/2 का होल स्क्वायर, 1/6 m L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3mL²/8 mL²/24, 10/24 5/12 mL², ठीक है। लेकिन ये 5/12 mL² इसके अबाउट निकला है, हमें इसके अबाउट चाहिए, तो L/√3 वाला टर्म पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो निकला है इसमें mL/√3 का होल स्क्वायर और होगा mL²/3 9/12 mL², 3/4 mL², ठीक। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन अभी हमें 3 पॉइंट मास का और जोड़ना है, और 3 पॉइंट मास का और जोड़ेंगे तो तीनों पॉइंट मास का डिस्टेंस L/√3 तो 3m L/√3 का होल स्क्वायर, mL² और जुड़ेगा, mL² और जुड़ेगा, तो इट विल बी 7/4 mL², ठीक है। एक मिनट, सॉरी, यहां ये माइनस आएगा, क्योंकि इस और इसमें लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कम आएगा, तो ये माइनस आएगा, इट विल बी 1/12, इसीलिए मेरा आंसर इतना बड़ा आ रहा था। अब ठीक है, और इनका mL/√3 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 mL², तो 13/12 mL², ठीक है। तो 6√3/13 Q E/mL, ये अल्फा है इनिशियली। हालांकि देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं और कैसे निकालना हूं जरा समझिएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकालना है, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, तीनों का आपस में बराबर आएगा, सिमेट्री है। तो मैं इसका मास इसको दे दूं, इसका मास इसको दे दूं, तो ये जो आंसर इसका निकलेगा वही इस पूरे सिस्टम का निकलेगा, और m/3 ये m बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं, इससे परपेंडिकुलर डालता हूं, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, तो ये वाला पार्ट उठा के इस पर रख दूं, तो ये m/2 उठा के m/2 पे रखा तो m आया, मतलब इस पूरे सिस्टम का आंसर वही है जो इसका आंसर। अब इसका आंसर निकालें तो ये L/2 और ये L/2√3, ये लेंथ है। इसका डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों के समेशन से तो निकाल ही सकता हूं। इसके अबाउट कितना है, तो इसके अबाउट 1/6 m L/2 का होल स्क्वायर। इसके अबाउट कितना है, 1/2 m L/2√3 होल स्क्वायर,
ये 1/24 ml², ठीक है, ये 1/24 ml², जोड़ो 1/12 ml², यही आया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंट्रीब्यूशन, उसमें ml² और जोड़ा पॉइंट चार्जेस का, तो वो आ गया था 13/12। तो आपकी मर्जी कैसे करना है, और भी तरीके हो सकते हैं, फिलहाल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट था। चलो दूसरा भी हो गया, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तीसरा ओमेगा मैक्स। अब ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि ये डाइपोल इधर था, ये डाइपोल इधर था, तो जब ये ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, डाइपोल मोमेंट इधर था, एंगल 30 डिग्री, यहां इसका ओमेगा 0 था। ओमेगा मैक्स कब आएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और ये मिनिमम कब है, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है। तो ये डाइपोल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, एनर्जी कितनी है, 0। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी वो जो लिखी है -PE cos 30, फाइनली काइनेटिक एनर्जी ½ I ओमेगा मैक्स स्क्वायर, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी -PE, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, सॉरी, -PE cos 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -PE, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -PE cos 30, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ I ओमेगा स्क्वायर, ये देखो, तो ये PE इधर आया प्लस PE 1 - cos 30 इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 13/12 ml² ओमेगा मैक्स होल स्क्वायर। P कितना था, P था हमारा QL√3 इंटू E 1 - √3/2 13/24 ml² ओमेगा मैक्स होल स्क्वायर, ये ओमेगा मैक्स आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, ये फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान था कि ये यहां से यहां के बीच में, और वापस से तीसरी स्टेट तब आएगी जब ये फिर से इधर डाइपोल आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के 30 डिग्री पे। सिमुलेशन से भी फील कर लिया होगा। तो ये इस तरह से 30 से 0 30 0 30 ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, एंगुलर एम्पलीट्यूड इज π/6 30 डिग्री। तो शायद आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा, ठीक है। अब एक और डिस्कशन हम करने वाले हैं। अब देखिए, यहां हमने 2 क्वेश्चन देखे जहां ऑक्सीलेट कर रहे थे डाइपोल्स। तो ये तो समझ में आ रहा है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीलेट करेगा, क्योंकि फोर्स तो है नहीं उस पर, सेंटर ऑफ मास तो हिलना नहीं है, टॉर्क है तो ऑक्सीलेशन होंगे। अब क्या वो ऑक्सीलेशन साइनसोइडल थे? लेकिन आपने ग्राफ देख लिया होगा, उससे अंदाज लगा लिया होगा कि पहले वाले केस में तो पक्का नहीं थे, जहां 90 डिग्री एम्पलीट्यूड, 30 में भले ही कंफ्यूजन हो। तो अब हम देखते हैं कि कब एसएचएम करेगा कब नहीं। तो पुराना एसएचएम था, फोर्स अगर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड आया था हमारा 2π√m/k। इसकी एनालॉजी, अगर टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल है, मतलब टॉर्क के की जगह सी ले रहा हूं, सी टॉर्शनल कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट मान लो, ये फोर्स, ये के था फोर्स पर लेंथ, ये क्या है, टॉर्क पर रेडियन, सी की यूनिट। तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m की एनालॉजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के की एनालॉजी सी। तो ये टाइम पीरियड आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, अंडरस्टूड है, यहां सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो यहां पे अब थीटा का ग्राफ टाइम के साथ साइनसोइडल होगा, ओमेगा का ग्राफ टाइम के साथ साइनसोइडल होगा। जैसे यहां एक्स का ग्राफ टाइम के साथ साइनसोइडल, वेलोसिटी टाइम के साथ साइनसोइडल। कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली ये कॉस बनेगा, अगर ये साइन है तो इसका डेरिवेटिव कॉस है। यहां मेरा कहने का मतलब है दिखने में साइन जैसे ग्राफ आएगी। चलो अब हम आते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा कर रहा है। तो हेडिंग अब मेरी यही हो गई, ऑक्सीलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का ऑक्सीलेशन। तो उसके लिए हमें
स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करना होगा। जैसे इसमें हम इक्विलिब्रियम से एक्स खिसकाते थे, फोर्स देखते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा रोटेट करो। पहला स्टेप, मतलब स्टेप क्या है? पहला, फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप 2, रोटेट बाय स्मॉल एंगल थीटा। स्टेप 3, फाइंड टॉर्क। स्टेप 4, अप्रोक्सीमेट टू मेक टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। स्टेप 5, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया, फाइंड टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय सी, मतलब यहां टॉर्क हम सी थीटा बनाएंगे। बिल्कुल वही स्टेप हैं जो एसएचएम में उसके थे। उसमें भी हम इक्विलिब्रियम निकालते थे, एक्स डिस्प्लेस करते थे, फोर्स निकालते थे, फोर्स को के एक्स के प्रोपोर्शनल बनाते थे, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के करते थे। वही चीज इसमें की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा खिसकाया, तो इस पर एक टॉर्क आया और दिख रहा है टॉर्क तो रिस्टोरिंग है, और टॉर्क आया P क्रॉस E, और ये आया PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। लेकिन हमें तो थीटा के प्रोपोर्शनल चाहिए, आंसर साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आया। इसका मतलब अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो टॉर्क विल बी PE थीटा। नेगेटिव में लगा देता हूं, नेगेटिव ये कह रहा है कि थीटा बढ़ाओगे टॉर्क उल्टा आएगा, टॉर्क अपोजिट आएगा थीटा के। ये टॉर्क आया, अब तो सही है। अब तो सी थीटा सी की वैल्यू मिल गई, तो टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय सी कितना है? PE। लेकिन ये साइनसोइडल ऑक्सीलेशन है, और ये कब के हैं? ओनली व्हेन थीटा इज स्मॉल। स्मॉल मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री। तो ना तो 30 डिग्री के लिए एसएचएम था, ना 90 डिग्री के लिए एसएचएम था, इसीलिए उनके ग्राफ प्योरली साइनसोइडल नहीं होने थे। ठीक है। तो अगर मैं उनके केस में वेलोसिटी के ग्राफ बनाता या पोजीशन के ग्राफ बनाता या थीटा का ग्राफ बनाता, वो साइन का ग्राफ नहीं आता। हालांकि हमने काइनेटिक और पोटेंशियल के बनाए थे। चलो एनीवे, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो स्मॉल एंगल के लिए ये आ रहा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर ये पॉइंट मासेस हैं तो ml²/2, m l/2 का होल स्क्वायर, m l/2 का होल स्क्वायर। रॉड का होता तो उसका 1/12 और जोड़ लेते। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करिए, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 किलोवोल्ट पर मीटर। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट वाटर मॉलिक्यूल का मैं दे रहा हूं 0.6 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। बॉन्ड लेंथ HO बॉन्ड लेंथ ये दे रहा हूं, लेट इट बी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। मासेस आपको पता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मासेस आपको पता है। बॉन्ड एंगल 53 डिग्री का ट्वाइस ले लीजिएगा, 106 डिग्री। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 1 AMU, पता हो तो अच्छी बात है। 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि OH ये बनेगा, फिर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, यहां कहीं आएगा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, गंदा सा क्वेश्चन होगा। ठीक है। क्योंकि ये मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दे देता हूं। सोचो, तो ये इतना सारा नहीं देना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ H2O मॉलिक्यूल
अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये मैं दे रहा हूं मास कितना था 10 पे -27 के ऑर्डर का, और डिस्टेंस था 10 पे -10 के ऑर्डर का। 10 पे -42 दे देता हूं, -42 SI यूनिट। ठीक है, और कम आएगा वैसे। चलो, हाँ तो एक क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल फील्ड। ये दे रखा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वाटर मॉलिक्यूल का दे रखा है। वैसे हम जानते हैं कि H2O में डाइपोल निकालते तो इसका 2 डेल माइनस डेल प्लस ऐसे करके वेक्टर निकालते, फिर रिजल्टेंट आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट तीनों का निकालते, तो उसके लिए मासेस देना पड़ता, बॉन्ड लेंथ देनी पड़ती, एंगल देना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता। मैंने डेटा ही दे रखा, ये खुद से करिए, हो जाए तो फिर डेटा मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा। चलो अब देखते हैं। 1 किलोवोल्ट पर मीटर, तो टाइम पीरियड आया हमारा 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी ई, सीधे टाइम पीरियड ये, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 पाई पी ई बाय आई, ये फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, याद ऐसे रखिए, टॉर्क कितना होता है पी क्रॉस ई, तो पी साइन थीटा, अप्रोक्सीमेट किया पी थीटा, तो ये सी थीटा 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी एम बाय के जेड। 1/2 पाई पीई डाइपोल 0.6 इंटू 10 पे -29 इंटू ई 10 पे 3 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 इंटू 10 पे -45, तो 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर 10 पे -45 इधर गया, 10 पे 16, 10 पे 16, 10 पे 19, 10 पे 18, 3 इंटू 10 पे 18। ठीक, और ये अप्रोक्सीमेट करूं तो 10 पे 9 अलग करो, √3/2 पाई, 10 पे 9 हर्ट्ज। ठीक है, गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी होती है, तो गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की आ रही है, मतलब डेटा उतना गलत भी नहीं था। हाँ, ये मुझे पता है कि गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है वाटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसके ऑर्डर का आंसर होना चाहिए। आपको हालांकि पता नहीं होगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं, ये कैलकुलेशन थे हमारे। तो इस फ्रीक्वेंसी से वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगला डिस्कशन, डाइपोल इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेहतर है नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज करो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अब हम बात करें तो टॉर्क के लिए P क्रॉस E फॉर्मूला अब भी सही है, लेकिन किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल। इतना छोटा डाइपोल कि लगभग हम दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान सके, तो P क्रॉस E, पोटेंशियल एनर्जी -P.E, ये भी सही है, लेकिन ये फोर्स का जो 0 आ रहा था वो गड़बड़ हो जाएगा। फोर्स 0 आ रहा था वो गड़बड़ हो जाएगा। समझाता हूं कैसे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती, अब एक डाइपोल मैंने माइनस यहां रखा, प्लस यहां रखा। अब जरा सोचिए कि क्या इन दोनों पे फोर्स कटेगा, तो इस पे QE पीछे आएगा, इस पे QE आगे आएगा। लेकिन शायद एक बात समझ में आ रही है कि ये वाला QE ज्यादा बड़ा है उसके मुकाबले। क्यों? लाइंस यहां पास पास हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां लाइंस कमजोर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा, यहां कम आएगा। इसका मतलब नेट फोर्स इस पे पीछे की तरफ आ जाएगा। तो देखिए, फोर्स 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर मैंने यहां रखा होता तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता, तो दोनों के QE कट जाते तो फोर्स 0 आ जाता। तो फोर्स 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फोर्स के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टॉर्क और इसके फॉर्मूले अब भी सही क्यों हैं वो समझिएगा। मान लीजिए वेरिएबल फील्ड होता, तो ये प्लस था,
या छोड़ो, ये फील्ड बनाने की जरूरत नहीं मुझे, मैं सीधे यहां दिखाता हूं। यहां क्यू ई प्लस डी है, यहां पे क्यू ई होता, एक जगह ई है एक जगह ई प्लस डी। जब टॉर्क के कैलकुलेशन करते तो ये एंगल अगर थीटा होता तो क्यू ई प्लस डी ई इंटू एल बाय टू कॉस थीटा इसका आता, प्लस क्यू ई एल बाय टू साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा साइन थीटा, ये टॉर्क बनता। अब जरा टॉर्क देखिए कितना बना, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू एल बाय टू साइन थीटा इंटू डी ई। अब चूंकि ये वाला टर्म के मुकाबले ये नेग्लिजिबल है, क्यों? क्योंकि इसमें डी ई मौजूद है, तो ये हमारा टर्म क्यू इंटू एल पी ई है, और ये आपका छोटा सा टर्म है डी टॉर्क, जो कि मैं निगलेक्ट कर दूं तो यही हमारा टॉर्क है। ध्यान दीजिए जैसे x के साथ dx लिखा है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, क्योंकि dx काफी छोटा है तो ये टर्म उसके मुकाबले काफी छोटा था। लेकिन अब जरा यहां इसकी बजाय आप फोर्स के कैलकुलेशन करिए, फोर्स होता क्यू ई प्लस डी माइनस क्यू ई, तो ये बना क्यू ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू डी ई। बिल्कुल ये नेग्लेक्ट हो जाता अगर ये दो जिंदा रहते तो, लेकिन ये दो तो आपस में कट ही गए, तो कुछ बचे ही नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हो? ऐसी कोई क्वांटिटी ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाए। जैसे dx अपने आप में नेग्लेक्ट नहीं होगा, जब कुछ बड़ी क्वांटिटी साथ में होगी तो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला टर्म नेग्लिजिबल अब नहीं है, क्योंकि जो भी है वही बचा। क्योंकि मान लो अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा होता तो मैं यहां ये एक्सप्लेन करता हूं। माइनस और प्लस पे, इस प्लस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, माइनस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई माइनस डी है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अब आप कहो कि बड़े डिस्टेंस पे तो दोनों आपस में बराबर हैं, कट गए। गलत बात है वो तो, क्योंकि ये कट गए, ये डी ही बचा रहा ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब लोगे तो बहुत छोटा बचेगा, लेकिन बचेगा तो यहां ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या है कि टॉर्क में क्यों गड़बड़ नहीं हो रही है, क्योंकि डी टॉर्क के साथ ये वाला टर्म जिंदा है, इसीलिए नेग्लेक्ट हो गया। फोर्स में ये टर्म कट ही गया, ये अकेला बचा, तो ये किसी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट होता, लेकिन कुछ बचे ही नहीं, तो अपने आप में थोड़ी ना नेग्लेक्ट हो जाएगा। एक बड़ा टर्म मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन है कि टॉर्क में क्यों दिक्कत नहीं आई। हां, जहां तक आई कि पोटेंशियल में क्यों दिक्कत नहीं आई, तो पोटेंशियल आया था क्यू वी और क्यू वी माइनस डी वी, ये बना था। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इसका वोल्टेज भी है, इसका वोल्टेज भी माइनस डी वी है, तो ये लिखा। तो इन दोनों को कंबाइन करो, क्यू वी कट गया, क्यू डी वी बचा, और डी वी को ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। डी आर कौन सा है? इनका बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो क्यू इंटू डी आर क्या है? पी, तो पी डॉट ई बन गया। तो यहां तो कुछ नेग्लेक्ट की दिक्कत ही नहीं थी। तो जो भी है, समझ में आए ना आए, ये तो याद रखना है कि ये फॉर्मूले दे आर स्टिल ट्रू। सिर्फ फॉर्मूला कहां गड़बड़ हुआ है? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला में फोर्स हमें सोचना पड़ेगा कितना है। ये तो हम शॉर्ट डाइपोल के लिए कभी भी लगा सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अ डाइपोल कैप्टन E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए। फाइंड टॉर्क, एनर्जी, फोर्स। और डाइपोल के लिए मैं पी वेक्टर को कुछ पी आई कैप, डायरेक्शन भी मुझे समझानी पड़ेगी क्या है। तो मैंने इसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी समस्या है, ये कम आगे जाने पर ताकतवर हो रहा है। ये डाइपोल ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। तो डाइपोल कहां है? माइनस इधर है, प्लस इधर है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि रिपल्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। ये फोर्स छोटा आएगा, ये फोर्स बड़ा आएगा। लेकिन दिख रहा है टॉर्क तो अब भी जीरो है। क्यों? टॉर्क का फॉर्मूला अब भी पी क्रॉस ई है। पी कितना है? पी आई कैप। ई कितना है?
ई नॉट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई कैप, सॉरी आई कैप लिखना चाहिए मुझे, और इनका क्रॉस लेने पे आंसर 0 दिख भी रहा है, रोटेशन की टेंडेंसी नहीं। एनर्जी माइनस पी डॉट ई, इन दोनों का डॉट लो तो माइनस पी, यहां डॉट लगाते तो ई नॉट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये एनर्जी आई। एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो माइनस पी ई नॉट। चलो फोर्स देखें तो फोर्स हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फोर्स के लिए हम कैसे सोचेंगे वो देखिए। हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, फोर्स के लिए हम सोच रहे हैं वो देखिएगा। ये अगर कोऑर्डिनेट हमारा x होता, ये लेंथ मैंने मानी dx, तो ये कोऑर्डिनेट x प्लस dx है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है q e, तो इस कोऑर्डिनेट का इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस dx का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस कोऑर्डिनेट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फोर्स इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस ए स्क्वायर अलग करूं, एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू ई नॉट बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, dx का होल स्क्वायर और 2x dx, और dx के होल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दूं तो ये बना क्यू ई नॉट बाय ए स्क्वायर इंटू 2x dx। अब जरा देखिए q इंटू dx, चार्ज में dx का मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, डाइपोल, तो p ई नॉट 2x बाय ए स्क्वायर आई कैप, ये फोर्स है। मतलब क्या किया मैंने, इस वाले में से इसका फोर्स घटा दिया, dx स्क्वायर नेग्लेक्ट किया, और q इंटू dx को वापस से डाइपोल लिख दिया, तो ये बना। लेकिन जरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर x के टर्म में मैंने लिखी थी तो ये आई थी पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स क्या आया जरा देखें, फोर्स पे गौर करें, p ई नॉट 2x बाय ए स्क्वायर। ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, और वो रिलेशन क्या है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। और ये इत्तेफाक नहीं, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि डेल यू बाय डेल एक्स का नेगेटिव ही फोर्स है, और एनर्जी एक्स का फंक्शन था, फोर्स आई कैप में आया। तो ये बड़ी अच्छी चीज हमें मिल गई कि अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी को डेरिवेटिव करोगे तो उस डायरेक्शन का फोर्स मिल जाएगा जिस फंक्शन में एनर्जी एक्स का था, इसीलिए हमें एक्स डायरेक्शन का फोर्स मिल गया। तो उम्मीद है ये डिस्कशन समझ में आया होगा कि ये क्या है, टॉर्क सीधे मिल जाएगा, एनर्जी सीधे मिल जाएगी, फोर्स निकालने के लिए आपको दोनों चार्जेस पे फोर्स निकाल के बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, बाइनोमियल या जो भी समझो इसको, अप्रोक्सीमेशन। या फिर अगर एनर्जी का फंक्शन आपको पता है, वैल्यू नहीं, फंक्शन आपको पता है, वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स आ जाएगा। तो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एक पॉइंट चार्ज ये है, डाइपोल ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। पहला पूछा होता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू चार्ज, दूसरा फोर्स टॉर्क ऑन डाइपोल, वैसे टॉर्क तो जीरो ही है, टॉर्क छोड़, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, और तीसरा इसी के साथ में लिख देता हूं, तीसरा फोर्स ऑफ क्यू ड्यू टू डाइपोल, चौथा एनर्जी ऑफ क्यू, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों। अब जरा समझिए कि यहां क्या चल रहा है कि यहां एक डाइपोल और चार्ज एक दूसरे के बगल में रखे हैं डिस्टेंस r पे। अब हमें इसकी वजह से इसका इंटरेक्शन, इसकी वजह से इसका इंटरेक्शन। तो पहले मैं क्या करता हूं कि डाइपोल ताजा ताजा यही निकाल लेता हूं। एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू चार्ज, चार्ज Q की वजह से डाइपोल की एनर्जी चाहिए। अब चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ होगा और कितना होगा, KQ/r²। और डाइपोल अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो एनर्जी कितनी होती है, -P.E। -P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ/r²। दोनों के बीच में एंगल cos 0, तो नेगेटिव आया, -KQP/r² जूल। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का आंसर। तो कैसे किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में -P.E होगा, तो Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो -P.E कर दिया। ये पहला पार्ट आ गया। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन डाइपोल। अब फोर्स ऑन डाइपोल ट्रिकी हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, हम घबराएंगे नहीं। तो इसका एक का डिस्टेंस r माना, एक का डिस्टेंस r+a माना, तो ये प्लस इस पे कुछ बड़ा फोर्स लगाएगा F, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये F1 ये F2, तो F नेट F1 माइनस F2 है। F1 कितना है, KQ, इसको स्मॉल q मानो, इसको स्मॉल q मानो, r²। F2 कितना है, QQ r+a का होल स्क्वायर, KQQ/r²। ठीक है, इसको 1 माइनस बाइनोमियल लगा लो, या तो बाइनोमियल लगा लो या यही ट्रांसफर कर दो, KQQ r+a का होल स्क्वायर -r² अपॉन r² r+a का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद ये निगलेक्ट कर दो। मैं पर्सनली इसको ऐसे करना पसंद करता हूं, r² कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन r² कॉमन ले चुका हूं, 1 + a/r का होल स्क्वायर। ऊपर गया 1 - 2a/r बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो KQQ/r² 2a/r ये बनता है। और बड़ी अच्छी बात है, स्मॉल q × 2a, ये मैंने लेंथ q × a, q × a p है तो ये 2p बन गया, KQ 2p/r³। तो दूसरे का आंसर आ गया KQ 2p/r³ और डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। मतलब इस चार्ज ने इसको डाइपोल को अट्रैक्ट किया है। अट्रैक्ट तो समझ में आ रहा था, इस पे फोर्स बड़ा है, इस पे छोटा है। बाइनोमियल से हमने लिखाया तो इत्तेफाक से ये बन गया। अब इसी में हमारे पास बेहतर तरीका हालांकि इसको निकालने का था, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ r निकाल चुके थे, -KPQ/r²। तो फोर्स क्या बनेगा, -∂u/∂r। इसको डेरिवेटिव करो, एक माइनस ये, एक माइनस ये वाला, KPQ r² का -2/r³, 2KPQ/r³ r यूनिट डायमीटर। एक माइनस ये, एक डेफिनेशन का ओवरऑल एक और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एक माइनस ये, एक डेफिनेशन में लगता है और एक डेरिवेटिव का, 3 माइनस आते, तो ओवरऑल -2KPQ/r³ आंसर आएगा। और माइनस क्या सजेस्ट कर रहा है कि r की तरफ नहीं, उल्टा। हालांकि आप सीधे सोच सकते थे r बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ेगी, r बढ़ाओ मैग्नीट्यूड कम होगा, नेगेटिव है, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उल्टा आंसर आएगा। तो जैसे भी आप अपने आप को कन्विंस करिए कि एरो इस तरफ आना चाहिए था। लेकिन दूसरा डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनर्जी ऑफ Q ड्यू टू डाइपोल। अब Q की एनर्जी डाइपोल की वजह से, Q की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ Q,
तो पॉइंट चार्ज की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू पोटेंशियल। और डाइपोल का पोटेंशियल कितना है? Q इंटू पॉइंट चार्ज क्या है? Q इंटू डाइपोल का पोटेंशियल है Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। और cos थीटा 180 डिग्री है, आर वेक्टर उल्टा है, तो Q Kp बाय आर स्क्वायर cos 180 क्या है? माइनस। तो इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल, तो डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला छापा, cos थीटा 180 है, -1। फोर्स ऑन डाइपोल, तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2kp बाय आर क्यूब। यही है एक्सियल पोजीशन पे, और एरो किस तरफ आया? अब जरा आंसर देखिए। डाइपोल पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एरो उल्टा है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पैरेलल होता है खुद के, फोर्स ऐसा। अब जरा ये आंसर और ये आंसर देखिए, ये आंसर इक्वल एंड अपोजिट है। कोइंसिडेंस तो नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो है। पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे निकालना था, मुश्किल हो रहा था। डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे निकालना है, ये आसान है। तो डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे कैसे लिख दिया? सीधे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जरा एनर्जी देखिए, एनर्जी इक्वल एंड इक्वल है, अपोजिट नहीं है। यह भी इत्तेफाक नहीं, इसकी वजह से उसकी एनर्जी निकालो या उसकी वजह से इसकी एनर्जी निकालो, दिस इज कॉल्ड इंटरैक्शन एनर्जी। और इंटरैक्शन एनर्जी, ये दो एनर्जी नहीं आई है, एक ही एनर्जी को निकालने के दो तरीके आए। इसकी वजह से डाइपोल की एनर्जी निकालो, माइनस पी डॉट ई। डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज की निकालो, Q इंटू वी। आंसर सेम आएगा। इवन ये इंटरैक्शन एनर्जी आगे भी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, जितने भी टॉपिक हैं सभी में इंटरैक्शन एनर्जी एक सी आएगी, इसकी वजह से उसकी या उसकी वजह से इसकी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने देखा कि डाइपोल पे टॉर्क P क्रॉस ई, एनर्जी P डॉट ई माइनस P डॉट ई, फोर्स या तो आप डेल यू बाय डेल आर से निकालो, या न्यूटन्स थर्ड लॉ से निकालो, या बायनोमियल यूज करो, अप्रॉक्सीमेशन यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, चलो तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है सभी। ये लैम्डा, सभी में डाइपोल स्मॉल है, सभी में डाइपोल छोटे हैं। ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पिछली क्लास में देख चुके हैं, 2k लैम्डा बाय आर। इसके लाइन चार्ज की वजह से इस डाइपोल का फोर्स, टॉर्क, एनर्जी, और इस डाइपोल P2 का, इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, तो ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। सेकेंड में डाइपोल डाइपोल का इंटरेक्शन पूछा है। एक डाइपोल P1 ऐसा है, एक डाइपोल P2 ऐसा है, तो इन दोनों की एनर्जी कितनी होगी? ये मैंने नहीं लिखा किसकी एनर्जी है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी निकालो, उसकी वजह से इसकी निकालो, बराबर आएगी। और फोर्स बिटवीन डाइपोल्स ये भी बराबर आएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब रिपल्सिव अट्रैक्टिव ये लिखना है, एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव ये लिखना है, और वैल्यू निकालनी है। सेपरेशन इनके बीच का R है, डाइपोल शॉर्ट है। तीसरे में इसकी रेडियस R, चार्ज Q, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम। तो डाइपोल रखा तो हम फोर्स, टॉर्क और एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालना है ड्यू टू रिंग। सभी में कॉन्सेप्ट वही है, सभी में डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हैं, तो टॉर्क P क्रॉस ई आएगा, एनर्जी माइनस P डॉट ई आएगी, फोर्स आपको डेरिवेटिव करके या किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा। तो करिए अच्छे क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, और कितना फॉर्मूला आता है 2k लैम्डा बाय आर। तो जितना बड़ा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना छोटा, आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता जाएगा। पहले डाइपोल में P1, तो P1 डाइपोल ऐसा है 90 डिग्री,
तो P1 पे ऑन P1 टॉर्क आता P क्रॉस E। तो P ऊपर है, E इधर है, तो P1 और E कितना है 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 90। और डायरेक्शन क्या है टॉर्क की, इस तरह। ये पहले कहां से, एनर्जी क्या है माइनस पी डॉट ई, लेकिन P और E आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन फोर्स आप ऐसे नहीं निकाल सकते, फोर्स आपको सोचना पड़ेगा। तो फोर्स हम कैसे सोच रहे हैं, बिल्कुल आसान सा, जरा देखिएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी, तो डाइपोल रखा है मेरा ऐसा, माइनस और प्लस बना लो। जितने डिस्टेंस पे ये है उतने पे ये है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q 2k लैम्डा बाय आर आता, इस पे भी Q 2k लैम्डा बाय आर आता, आर दोनों के लिए बराबर, कट गया, फोर्स 0। लेकिन टॉर्क आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कट गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी हैं तो ये सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल है, तो इन दोनों का वोल्टेज बराबर था, पोटेंशियल कटना चाहिए। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। अब जरा हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ऑन P2। ये बताइए, अब P2 में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ कमजोर होती जा रही है। यहां लग नहीं रहा है लेकिन कमजोर हो रही है। क्यों, फॉर्मूला ऐसा है। तो यहां पे जब मैं माइनस बनाता, यहां पे जो प्लस बनाता, इस पे फोर्स कम आता, इस पे फोर्स ज्यादा बड़ा आता। तो ये F1 और F2 कटते नहीं। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी भी आती। तो इसके लिए डाइपोल हमारा इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस तरफ है, आपस में पैरेलल है। टॉर्क P क्रॉस E, लेकिन ये पैरेलल है तो आंसर आ गया 0। और सही बात है, रोटेशन की टेंडेंसी तो है ही नहीं। एनर्जी माइनस पी डॉट ई, तो P है P2, एनर्जी है 2k लैम्डा बाय आर, P डॉट E इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस के साथ। हाँ, ये फील कर सकते हो नेगेटिव है, ज्यादा पोटेंशियल इसका है, कम पोटेंशियल इसका है, तो पॉजिटिव वाली एनर्जी कम है, नेगेटिव वाली एनर्जी ज्यादा है, तो नेगेटिव आया। फोर्स निकालने के लिए आप सीधे डेल यू बाय डेल आर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आता 2k लैम्डा P2 बाय आर स्क्वायर, अट्रैक्टिव। ये आ गया। आप हाँ बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, ये R मानो, ये A मानो, इसमें और इसमें घटा दो, बाइनोमियल लगा के आंसर सेम आएगा। फिलहाल एनर्जी के डेरिवेटिव से पता चल गया था, अट्रैक्टिव आएगा, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये फोर्स ज्यादा बड़ा है। मीन्स मैं क्या किया कि पहले मैं डाइपोल ऐसे बना लिए, दूसरे में डाइपोल ऐसे बना लिए, और फील्ड लाइन मुझे पहले से पता थी कि फील्ड लाइन कुछ ऐसी हैं, यहां पे ज्यादा ताकतवर है, वहां कमजोर है, मतलब फील्ड लाइंस ऐसी थी कुछ, तो जिससे पता चला यहां फोर्स बड़ा है, यहां छोटा है। लेकिन यहां दोनों पे फील्ड लाइन सेम थी, फोर्स कट गए थे। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में दो डाइपोल अपोजिट रखे हुए हैं, P1, एक डाइपोल P2। अब मुझे इनकी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी किसी एक की वजह से निकाल लेते हैं। तो मैं P2 ये लिया, तो इसकी वजह से P1 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k P1 बाय आर क्यू। सोचो P1 की एक्सियल पोजीशन है, 2k P1 बाय आर क्यू, इनमें एंगल 180 डिग्री है। तो अब देखिए टॉर्क ऑन P2 0, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इज इक्वल टू P2 डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1। P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k P1 बाय आर क्यू इंटू कॉस 180, आंसर आया पॉजिटिव 2k P1 P2 बाय आर क्यू। अब जरा देखिए ये एनर्जी पॉजिटिव आनी ही थी। पहला डाइपोल ऐसा है, माइनस प्लस, दूसरा डाइपोल प्लस माइनस है, ये प्लस प्लस ज्यादा नजदीक है तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, प्लस माइनस के बीच में गैप ज्यादा है तो नेगेटिव एनर्जी कम है। तो नेट एनर्जी इनके पास पॉजिटिव पास होने की वजह से पॉजिटिव एनर्जी आ गई। बिल्कुल ये डाइपोल अगर ऐसे रखे होते तो ये बनता, तो नियरेस्ट वाले ये है, तो ये नेगेटिव एनर्जी आती।
और सही बात है, फिर P2 और इनके बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाता, नेगेटिव आ जाता। तीसरा पूछा है फोर्स ऑन P2, कौन दिमाग लगाया, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डेल यू बाय डेल आर, तो ये आया 6K P1 P2 बाय R पे 4, और आंसर आया रिपल्सिव। क्यों पॉजिटिव आया, रिपल्सिव आना ही था। ये कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस प्लस सबसे पास है, रिपेल करेंगे। या आप इस डाइपोल को मैग्नेटिक डाइपोल से कंपेयर करो तो शायद ज्यादा चीज समझ में आ जाए। साउथ मतलब नेगेटिव मानो, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव। यहां पे नॉर्थ साउथ ऐसे रखो, क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर दो डाइपोल ऐसे रखे होते तो कैसा बनता, साउथ इधर नॉर्थ इधर, साउथ इधर नॉर्थ इधर, रिपेल करते। तो आप मैग्नेट की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं डायरेक्शन समझने के लिए। आप उल्टा भी करते, इसकी वजह से इस पे निकालते हैं, आंसर दोनों के सेम आते। थर्ड पार्ट एक रिंग की वजह से पूछा हुआ था। ये डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल आता -P डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। -P इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू रिंग। और रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है तो cos 0, तो -KQP x बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ये एनर्जी है। तो फोर्स कैसे आएगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई क्या, तो KQP इसका डेरिवेटिव। अब ये कर लेना, मैं नहीं कर रहा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा था। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं, डेरिवेट करोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स के फंक्शन में था इसीलिए आई क्या। तो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, लेकिन फिर भी आप इत्मीनान से वीडियो को वापस रोक रोक के आराम से सोच के देखोगे तो कॉन्सेप्ट गिने चुने थे। क्या था कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे टॉर्क आया P क्रॉस E, एनर्जी आई -P डॉट E, और ये फॉर्मूला तब भी ट्रू है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था, फोर्स 0 है, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स निकालना पड़ा। जनरली एनर्जी के डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। बस इतने छोटे से कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्पेशल केस देखा हमने, चूंकि फोर्स 0 था तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑक्सीलेशन करेगा, और ऑक्सीलेशन हमने निकाला था 2π√I/PE, ये टाइम पीरियड था। ठीक है, तो शीट करोगे तो आपको और अच्छे से फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।